जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में परिवहन, जो कि पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, कुछ प्रश्नों को शामिल किया हुआ था। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जो कि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आप सभी को क्लासेस मिलती हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, जो कि ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। तो सेतु समुद्रम परियोजना की अगर हम बात करें तो वह जोड़ती है, किसको जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन की अगर हम बात करें तो वह कौन सा पतन है? वह है पाराद्वीप हल्दिया। पाराद्वीप और हल्दिया पत्तन जो है, इसे पोर्ट कहते हैं, वह कहाँ पर है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पाराद्वीप पत्तन से होने वाले निर्यात का प्रमुख मद है? तो पाराद्वीप पर जो निर्यात होता है उसके बारे में आप सभी को बता दें कि पाराद्वीप उड़ीसा में स्थित है। इस पे जो निर्यात होता है वो होता है लौह अयस्क का। लौह अयस्क का निर्माण होता है पाराद्वीप पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो हमने आपको बताया कि यह उड़ीसा में है, जो कि उड़ीसा में बहने वाली नदी को क्या कहा जाता है? महानदी कहा जाता है। तो महानदी के डेल्टा पर स्थित है पाराद्वीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल की जो सुविधा उपलब्ध कराता है वह कराता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वह क्या कराता है? पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह की बात कर रहा है। प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाए तो वह कौन सा होता है? विशाखापट्टनम जो होता है, यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है पूर्वी तट पर। जब भी पूर्वी तट पूछे तो आप उसको विशाखापट्टनम के साथ ले जाइएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ध्यान दीजिएगा, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कोलकाता जो है उदाहरण है नदीय बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता नदीय प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। कांडलापत्तन पोर्ट जिसे कहते हैं, कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है? पूछा जा रहा है कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो कांडला पोर्ट के बारे में आप सभी को बता दें कि कांडला पोर्ट जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। तो कांडला के बारे में हम आपको बता दें कि यह गुजरात की कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। एक ज्वारी बंदरगाह है और यह जो है उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। तो इसकी अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आप देखिए, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों दे दिया है। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी दोनों दे दिया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले तो लगभग जो है दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो आपके सामने खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी आ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह पोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो दीनदयाल जो स्थित है उसके बारे में आपको बता दें, वह स्थित है गुजरात में। दीनदयाल जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? वह स्थित है गुजरात में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह है। खुला सागरीय बंदरगाह की बात करें तो कौन सा है? मुंबई। मुंबई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है। मुंबई कौन सा है? खुला सागरीय बंदरगाह है। यह जो है पूरे वर्ष खुला रहता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी इसको बोला जाता है। यह जो है सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़ा का सामान, पेट्रोलियम, मैगजीन, मशीन, इंजीनियरिंग सामान आदि का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह पूछ रहा है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह की बात किया जा रहा है तो सबसे बड़े अगर हम देखें कंटेनर बंदरगाह की तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा हो जा रहा है? वह हो जा रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाता है। सबसे बड़े अगर कंटेनर बंदरगाह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वह मुंबई को कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो ओडिशा तट पर अवस्थित है। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया है कि ओडिशा तट पे कौन सा स्थित है? तो पाराद्वीप स्थित है। पाराद्वीप स्थित है जो कि ओडिशा में महानदी के डेल्टा पर, डेल्टा द्वीप पर स्थित है, जो डेल्टा महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड कहते हैं? पोत प्रांगण या इसको शिपयार्ड अंग्रेजी में कहते हैं। तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, अगर पोत प्रांगण या शिपयार्ड, अगर आपके सामने पोत प्रांगण ऐसा लिखा आ जाए तो आप उसको समझ लीजिएगा कि शिपयार्ड की बात कर रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा शिपयार्ड है वह है कोचीन। कोची या कोचीन के नाम से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार की बात किया जाता है तो खनिज संसाधनों का जो सबसे बड़ा भंडार है वह है दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यह रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने। सुमेलित करने की बात की गई है तो सुमेलित करने के लिए आपको पहले हम बता दें कि कांडला के बारे में हमने आपको बताया है पीछे क्वेश्चन में। तो कांडला के बारे में आपको पता ही है कि कांडला कहाँ पर स्थित है? तो ए में कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कांडला कहाँ पर स्थित है? तो कांडला स्थित है गुजरात में स्थित है। कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में स्थित है। नहावा, नहावा शेवा की अगर बात करें, नहावा शेवा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नहावा शेवा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका 2 के साथ हो जाएगा, सॉरी 1 के साथ हो जाएगा। नहावा शेवा किसके साथ चला जाएगा? नहावा शेवा चला जाएगा 1 के साथ में जाएगा। 1 के साथ में नहावा शेवा होगा, 1 इसका सही हो जाएगा। अब बात करें पाराद्वीप, तो पाराद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया ओडिशा। पाराद्वीप के बारे में बताया ओडिशा, 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। और तुतीकोरिन के बारे में, तो तुतीकोरिन एक ही ऑप्शन बच रहा है अर्थात तमिलनाडु, तो इसका 3 हो जाएगा। मतलब कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का
3 होगा, यही सूची मिलान होगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। नौवा शेवा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। तो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा स्क्रीन पर, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, वो पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए। तो जलमार्ग की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को हम किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को हम जानते हैं हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया के नाम से यह जाना जाता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग अगर 2 की बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है 2 सदिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से अगर हम बात करें तो यह असम में सादिया से धुबरी तक जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि लगभग 891 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। और इसका जो 29 दिसंबर 2017 को सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के माध्यम से पहले सीमेंट कार्गो परिवहन का शुभारंभ यहाँ पे किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसका कौन सा हो जाएगा, सदिया से धुबरी, ऑप्शन नंबर 2 के साथ में चला जाएगा। मतलब कि ए को अगर हम देखें तो ए का क्या होगा, ए का 4 होगा। और बी की अगर हम बात करें तो बी का क्या होगा, 1 होगा। सी की देखें तो सी के बारे में आपको बता दें, सी का जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की अगर हम बात करें तो 3 किसके साथ में जा रहा है, तो 3 जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है कहाँ पर है, यह केरल के पश्चिमी तट पर कहाँ पर किसको बोलते हैं, पश्चिमी नहर, जो कि कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ने वाली नहर है। तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है कहाँ पर चला जाएगा, सी जो है 2 के साथ में चला जाएगा। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करें तो काकीनाडा से मरक्काना में चला जाएगा, काकीनाडा से मरक्काना। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों को जोड़ती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा, मोतिहारी तथा आमलेखगंज को जोड़ती है यह पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, टेलीग्राम सेवा को कब बंद किया गया, तो टेलीग्राम सेवा को बंद किया गया था 15 जुलाई 2013 को। 15 जुलाई 2013 को टेलीग्राम सेवा को बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा कब प्रारंभ किया गया था, तो रेडियो के बारे में आपको बता दें कि जो प्रारंभ किया गया था रेडियो का जो प्रसारण हुआ था कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। वर्ष कब हुआ था, वर्ष 1923 में इसका प्रसारण हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। लेकिन इसको क्या हुआ, 23 जुलाई 1927 को सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया और इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। और इसी दिन अर्थात 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 23 जुलाई 1927 को हुआ था। और इसका जब पहला प्रसारण की अगर बात करें रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, तो वर्ष 1923 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण 1927 में किया गया था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की अगर बात करें तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब आकाशवाणी किया गया, तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदल करके किया गया था, कब किया गया था, तो वह किया गया था 1955 में। 1955 में इसका नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविजन सेवा कब प्रारंभ हुआ था, भारत में टेलीविजन सेवा कब प्रारंभ हुआ था, तो टेलीविजन जो पहला प्रसारण जो हुआ था टेलीविजन का, वह हुआ था कब हुआ था, वर्ष 1959 में हुआ था। वर्ष 1959 में पहला सेवा प्रारंभ किया गया था, टेलीविजन का पहला प्रसारण हुआ था जो कि आधे घंटे का होता था उस समय। और इसको जो
दूरदर्शन का पहला प्रसारण की बात करें तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। तब इसको किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। और बाद में 1975 में 1975 में इसको नाम दिया गया किसका? दूरदर्शन का। 1975 में इसको दूरदर्शन का नाम दिया गया। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, जिसे हम जानते हैं, ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ट्राई का मुख्यालय जो स्थित है वह नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ कर क्या करता है कि जितनी भी संचार कंपनियां हैं सभी को गाइडलाइन जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसेट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इनसेट प्रणाली का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बता दें कि दूरदर्शन प्रसारण के लिए किया जाता है, मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है और संचार के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इनसेट प्रणाली जो है दूरदर्शन प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी, संचार आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रणाली का प्रयोग संसाधनों के निरीक्षण व प्रबंधन हेतु किया जाता है? तो इसमें अगर हम बात करें कि किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग द्वारा किया जाता है। तो IRS की हम बात करें तो IRS 1A जो प्रक्षेपित किया गया था, पहला जो प्रक्षेपण हुआ था इसका, तो 17 मार्च 1988 को हुआ था। इसका प्रक्षेपण यान जो था वह था वोस्तक जो था सोवियत संघ का था, उसके द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट के बारे में हमने आपको अभी बताया है पीछे, इनसेट के बारे में हमने पहले ही आपको पीछे ही बता दिया है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। IRS जो है संसाधनों के निरीक्षण व प्रबंधन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बने रहिए स्टडी विद गुरुजी के साथ में। अगर आप बनना चाहते हैं शिक्षक शिक्षिका या अदर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आप लोगों को एक क्लास मिलती है। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें इस परिवार के साथ, स्टडी विद गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।